नमस्ते दोस्तों प्रस्तुत है कैंडी डे का 17वां भाग। 17वां भाग का चैप्टर जो है उसका नाम है इल डोराडो। इल डोराडो 2 भागों में है। ये भाग नंबर 1 है। इल डोराडो का भाग नंबर 1। अच्छा, कंकाबो ने स्वामी से कहा, जबकि वे ओरलियंसो की सीमा पर थे। जैसा ही आप देखते हैं, गोलार्ध दूसरे से अच्छा नहीं है। मेरी राय मानिए और यूरोप को सबसे छोटे रास्ते से लौट चलिए। लेकिन कैसे और कहाँ? मेरे अपने देश को बल्गेरियंस और अबेरियंस सब बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं पुर्तगाल को लौटता हूँ तो अवश्य जला दिया जाऊँगा। अगर हम यहाँ रहते हैं तो हम लोग हर समय भुने जाने के भय में हैं। लेकिन मैं संसार के उस भाग को कैसे छोड़ सकता हूँ जहाँ पर क्यों गांधे है। हम लोगों को साइने चलना चाहिए। वहाँ हम लोगों को फ्रांसीसी मिलेंगे। वे हर जगह हैं और वे हम लोगों की मदद करने योग्य होंगे। शायद भगवान हम लोगों पर दया करे। साइने पहुंचना कोई आसान नहीं था। वे अधिक से अधिक ये जानते थे कि किस मार्ग पर यात्रा करनी है, लेकिन मार्ग में पहाड़, नदियाँ, जंगल, खाइयाँ उनकी बाधक थी। उनके घोड़े परिश्रम के कारण मर गए और उनका खाना समाप्त हो गया। 1 मास तक वे जंगली फलों पर जीवित रहे। आखिरकार वे लोग एक सोते के निकट पहुँचे जिसके किनारे नारियल के पेड़ लगे थे। इस दृश्य ने उनको नया जीवन और आशा प्रदान की। कंकाबो ने, जो कि बूढ़ी औरत के समान हर समय सलाह देने को तैयार था, कहा, हम लोग थक चुके हैं और अब आगे नहीं चल सकते। मैंने एक खाली नाव देखी है। हम लोग इसे नारियल से भरकर सवार हो जाएं और नदी के बहाव के संग चल दें। एक नदी हमेशा किसी बसे हुए प्रदेश की ओर जाती है। अगर हम लोगों को आनंद नहीं मिलेगा तो कम से कम हम लोग कुछ नई वस्तु अवश्य देख पाएंगे। मंजूर। हम लोगों को अपने आप को भाग्य के हाथ में सौंप देना चाहिए। कुछ दूर तक वे लोग जैसे किनारे के बीच बहते रहे, जो कि कभी फूलदार, कभी उजाड़, कभी समतल और कभी उबड़ खाबड़ थे। नदी बराबर चौड़ी होती गई जब तक कि वह एक ऐसे स्थान पर नहीं पहुंच गई जहां पर कि वह एक भयानक ढाल के नीचे एक ट्यूनल में समाप्त हो जाती थी। उन लोगों ने ट्यूनल के अंदर जाने का साहस किया। नदी इस स्थान पर एक भयानक ट्यूनल के नीचे समाप्त हो जाती थी। उन लोगों को भयानक प्रवाह और शोर के साथ बहा ले गई। 24 घंटे पश्चात उन्होंने फिर दिन का प्रकाश देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये देखा, उनकी नाव किनारे के एक चट्टान से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। काफ़ी दूर तक उन्हें अपने को एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक घसीटना पड़ा। तब वह खो एक खुली जगह पर निकली, जो चारों तरफ से ऐसे पहाड़ों से घिरी थी जिन पर चढ़ना मुश्किल था। यह प्रदेश बहुत ही खूबसूरत और फसलों से भरा दिखाई पड़ा। सड़कों पर बहुत सी गाड़ियां दिखाई पड़ी, जो बहुत खूबसूरती से और किसी चमकदार वस्तु की बनी थी, और जिनमें बहुत से स्त्री पुरुष जा रहे थे और जिनको लाल रंग की भेड़ें खींच रही थी। ये घोड़ों से भी अधिक गतिशील थी। यह एक प्रदेश है जो कि वेस्टफेलिया को भी मात देता है, कैंडिडे ने कहा। वे नदी के किनारे से जो गांव उनको सबसे पहले दिखाई पड़ा उसकी ओर बढ़े। कुछ बच्चे द्वार पर तारों से कड़े कपड़े पहने हुए कोटिस नामक खेल खेल रहे थे। इन 2 यूरोपियंस ने देखा कि कोटिस बड़ी बड़ी गोल पीली, लाल और हरी और कलापूर्ण रकाबियाँ थीं। असल में ये थे सोने की रूबी, लाल कीमती पत्थर, और इमराल्ड, हरा पत्थर की बनी हुई थी। यात्रियों के मन में उनमें से कुछ को इकट्ठा करने की प्रबल इच्छा हुई। ग्रेट मुगल के तख्त का सबसे बड़ा आभूषण उनमें से सबसे छोटे द्वारा बनाया जा सकता था। ये बच्चे अवश्य ही इस देश के राजा के बच्चे होंगे, कंकाबो ने कहा। इस समय गांव का अध्यापक उन बच्चों को उनके पाठ के लिए वापस बुलाने आया। ये शाही खानदान का खानदान है, कैंडिडे ने कहा। उन शैतान बच्चों ने अपने कोटिस और दूसरे खिलौने जमीन पर पड़े छोड़ दिए। कैंडिडे ने उनको आदर के साथ उठाया और संकेत द्वारा अध्यापक को यह कहकर लौटा दिए कि ये शाही बच्चे अपने आभूषण भूल गए थे। अध्यापक मुस्कुराया और उन चीज़ों को जमीन पर फेंक दिया। आश्चर्य के साथ कैंडिडे को देखा और बच्चों के साथ स्कूल चला गया। यात्रियों ने होशियारी से खजाने को इकट्ठा किया। कितना अद्भुत देश है, कैंडिडे ने कहा। यहाँ पर शाही बच्चों को बिल्कुल ठीक शिक्षा दी जाती होगी, जबकि उनको सोने और मूल्यवान पत्थरों से घृणा करना सिखाया जाता है। वे सबसे पहले गांव की तरफ बढ़े, जो कि यूरोप के एक महल के समान बना था। वहाँ द्वार पर लोगों की एक भीड़ सी लगी थी और उससे भी अधिक अंदर थी। मनमोहक संगीत और खाना बनने की सुगंध घर से आ रही थी। कंकाबो द्वार तक गया और वहाँ के लोगों को बातें करते सुना।
यह उसकी मातृभाषा थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वह टुकमान में पैदा हुआ था और उसके गांव में केवल यूरोपियन ही बोली जाती थी। मैं आपका अनुवादक हूँ, उसने कैंडिडे को बताया। यह एक सराय है, चलिए हम लोग अंदर चलें। 2 सेवकों और 2 औरतों ने सब सोने के कपड़े पहन रखे थे और बालों में रिबन्स बांधे थे। उनको बैठने को आमंत्रित किया। खाना 4 प्रकार के सूपों का था। हर एक में 2 तोते, 2 बढ़िया स्वाद वाले भुने हुए बंदर, 300 चिड़िया एक प्लेट में और 600 फ्लाई कैचर्स दूसरी में, और नई प्रकार की तरकारियों में गोश्त और पेस्ट्री वगैरह थी। सब खाना एक प्रकार के बने पत्थर के बर्तनों में था। सेवक चारों तरफ नाना प्रकार की शराबें जो कि गन्ने से बनी थी बांट रहे थे। इसमें अधिकतर फेरी वाले और गाड़ी खींचने वाले शामिल थे। वे बहुत ही अच्छे व्यवहार के थे। उन्होंने कंकाबो से कुछ चतुर प्रश्न किए और उसने प्रश्नों के उत्तर इच्छापूर्वक दिए। खाने के बाद कैंडिडे और कंकाबो ने 2 बड़े सोने के टुकड़े जो कि उन्होंने उठा लिए थे मेज पर यह सोचकर जमा कर दिए कि ये उनके खाने भर के मूल्य के हो जाएंगे। जमींदार और उसकी बीवी हंसी से फूट पड़े। हम ये अंदाज लगाते हैं कि तुम लोग अजनबी हो सज्जनों, जमींदार ने कहा। हम लोग इसके आदी नहीं हैं, इसलिए हम लोगों को हंसने के लिए माफ़ करो, क्योंकि तुम लोग हमको सड़क के पत्थर दे रहे हो। तुम्हारे पास यहाँ के राज्य के सिक्के नहीं हैं, पर तुम्हें खाने के लिए देने की आवश्यकता नहीं। व्यापारियों की सुविधाओं के लिए बनी सब सराय सरकार के व्यय पर चलती हैं। तुमने यहाँ खराब खाना खाया है क्योंकि यह एक गरीब गाँव है, लेकिन और सब जगह आपका उचित सत्कार होगा। कंकाबो ने इस सब का अनुवाद कैंडिडे को सुनाया, जिसका आश्चर्य और सम्मोहक उसके नौकर के आश्चर्य के समान था। वह किस प्रकार का देश है? कंकाबो ने कहा। दुनिया के प्रत्येक भाग से रिश्ता तोड़ दो, जहाँ पर यहाँ जैसा हमारे बीच में हो रहा है कहीं नहीं होता। शायद यही वह देश है जहाँ सब चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि कहीं तो ऐसा देश होना ही चाहिए। और चाहे पैंगलोस ने कुछ भी कहा हो, मेरा अनुभव है कि वेस्टफेलिया में किसी भी प्रकार प्रत्येक वस्तु अच्छी नहीं थी। इल डोराडो 2। कंकाबो जमींदार से प्रश्नोत्तर तब तक करता रहा जब तक कि जमींदार ने ये न कहा, मैं सबसे अधिक अनभिज्ञ मनुष्य हूँ और ऐसा होने पर संतुष्ट हूँ। पर हमारे यहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो कि पहले दरबार में था, जो अधिक ज्ञानी है और राजधानी में किसी से भी अधिक वाक्चतुर है। वह कंकाबो को, जिसके साथ कैंडिडे भी था, और वह अपने दास को मित्र जैसा अभिनय करने पर संतुष्ट था, बूढ़े आदमी के घर ले गया। यह एक साधारण सा मकान था। द्वार केवल चांदी के बने थे और दीवारों से निचले भाग केवल सोने के लिए। दोनों ही ऐसी कारीगरी से बने थे कि अत्यधिक आकर्षक लगते थे। बाहरी दालान सादे रूबी और इमराती पत्थरों का था, लेकिन इससे भी अधिक सादगी टपकती थी। बूढ़े आदमी ने आगंतुकों को एक सोफे पर बिठाया जो कि हमिंग चिड़ियों के परों से भरा हुआ था। उसके लिए जवाहरातों के बर्तनों में शराब लाया और जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए तैयार हुआ। मैं 172 वर्ष का हूँ, उसने कहा। मेरे स्वर्गीय पिता ने, जो कि राजा के यहाँ इक्वेरी थे, मुझे अमेजन की आश्चर्यजनक क्रांतियों के बारे में बताया जो कि उन्होंने आंखों से देखी थी। यह राजधानी जिसमें कि आप बैठे हैं पुराने समय का इनकास का देश है, जो कि बहुत नादानी के कारण इसको छोड़कर दूसरे शहर में चले गए और जो स्वयं भी इस पेनियार्डो द्वारा तहस नहस कर डाले गए। शाही राजकुमारों में से कुछ अधिक बुद्धिमान थे और वे अपनी मातृभूमि में ही रहे। तुर्क लोगों की अनुमति से यहाँ उन्होंने ये कानून बनाया कि कोई भी निवासी हमारी ये छोटी सी राजधानी कभी नहीं छोड़ेगा। हम इसके लिए अपनी अज्ञानता और खुशी के आभारी हैं। स्पेनी इस देश के बारे में कुछ स्पष्ट ज्ञान रखते थे, जिसको कि वह इल डोराडो कहते थे, और एक अंग्रेज, एक नाइट जिसका नाम रेले था, करीब 100 वर्ष पहले इसके बहुत निकट आया। लेकिन चट्टानों और ऊंचाइयों ने, जिससे कि हम घिरे हैं, हमें हमेशा यूरोपीय राष्ट्रों के आक्रमण से अभी तक बचाया है, जो कि हमारे देश के पत्थरों और धूल से बहुत ही आकर्षित हैं, जिसके लिए वे हमारे आखिरी मनुष्य तक को मार डालेंगे। इसके बाद एक लंबी बातचीत देश की भूतपूर्व सरकार, इसके रीति रिवाज, स्त्रियां, जनता की कला के बारे में हुई। कैंडिडे ने आपदी अध्यात्म विद्या में रुचि के अनुसार कंकाबो द्वारा ये पता लगाया कि उनके देश में कोई धर्म था या नहीं। बूढ़ा आदमी जरा लाल सा हुआ। क्या तुम इसमें शक कर सकते हो? उसने कहा। क्या तुम हमें असभ्य समझते हो? कैंडिडे ने आदरपूर्वक पूछा। इल डोराडो का क्या धर्म है?
और बूढ़ा मनुष्य लाल हो गया। तब क्या दो धर्म भी होते हैं? हम लोग, मैं समझता हूँ, वही धर्म मानते हैं जो कि सारी दुनिया मानती है। हम लोग भगवान की पूजा सुबह से शाम तक करते हैं। क्या आप एक परमात्मा को पूजते हैं? कंकाबो ने उसके अनुवाद का अभिनय करते हुए पूछा। अवश्य, हमारे यहाँ 2, 3, 4 भगवान नहीं है। मैं ये कहूँगा कि तुम्हारे संसार में मनुष्य अजीब सवाल पूछते हैं। जो कुछ भी हो, कैंडिडे अपने प्रश्न पूछता गया। उसने पूछा, इल डोराडो में मनुष्य किस प्रकार पूजा करते हैं? हम लोग बिल्कुल पूजा नहीं करते। हम लोगों को भगवान से कुछ नहीं मांगना है। उसने हम लोगों को वह सब दिया है जो हम चाहते हैं और हम उसे हमेशा धन्यवाद देते हैं। फिर कैंडिडे ने पूछा कि उसको उस देश के पुजारी कहाँ मिलेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया। मेरे दोस्तों, उसने कहा, हम सब पुजारी हैं। राजा और प्रजा के मुख्य अधिकारी हर सुबह धन्यवाद के भजन मिलकर गाते हैं। तब आप क्या शिक्षा देने, तर्क करने, राज्य करने, संघर्ष करने और जो उनसे मतभेद करते हैं उनको जताने के लिए माँ नहीं हैं? क्या आप हमें पागल समझते हैं? हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है। मैं नहीं समझता कि आपका मार्क्स से क्या मतलब है। कैंडिडे प्रसन्न हुआ। यह वेस्टफेलिया से बहुत भिन्न है, उसने सोचा, और राजा की घड़ी से। अगर पेंगलॉस ने कभी भी इल डोराडो को देखा होता तो वह यह कभी नहीं कहता कि थंडर टेन ट्रांक की घड़ी संसार में सर्वोत्तम वस्तु है। संसार देखने से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है, यह निश्चय है। बातचीत के अंत में बूढ़े ने यात्रियों के लिए एक 6 मेढ़ों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी मंगाई, जिसके साथ 12 दास थे जो उनको दरबार ले जाने के लिए थे। मुझे क्षमा कीजिए, उसने कहा, मेरी उम्र आप लोगों का साथ देने के सौभाग्य से वंचित रखती है। राजा आप लोगों का उस प्रकार स्वागत करेगा जो कि आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अगर देश के कुछ रिवाज आपको पसंद न आए तो आशा है आप उनका बुरा न मानेंगे। 6 भेड़ें उनको बड़े वेग से ले गए और 4 घंटे से पहले ही कंकाबो और कैंडिडे शाही महल में पहुंच गए। द्वार 200 फीट ऊंचा और 100 फुट चौड़ा था। जिन चीज़ों का वह बना था उसका वर्णन करना कठिन है। ये अनुमान किया जा सकता है कि जो कुछ भी हो, ये उन पत्थरों और बालू से कहीं अधिक मूल्यवान था जिसको यूरोप में सोना और जवाहिरात कहते हैं। गाड़ी छोड़ने पर कंकाबो और कैंडिडे का 20 खूबसूरत दासियों ने, जो प्रतीक्षा कर रही थी, स्वागत किया। वे उनको नहाने और हमीम चिड़ियों के निचले भाग के बने कपड़ों की ओर ले गई। तब वे दोनों लिंगों के बड़े अफसरों द्वारा राजा के पास ले जाए गए। तब वे गायकों की 2 कतारों के बीच से, जिनमें हर एक में 1000 आदमी थे, ले जाए गए। ये स्थानीय रीति के अनुसार था। जब वह उपस्थित होने के कमरे में पहुंचे तो कंकाबो ने एक अफसर से राजा की अभिवादन करने का तरीका पूछा। क्या उनको घुटने टेकना चाहिए था या सीधे पेट के बल लेटना चाहिए? क्या उनको अपने हाथ सिर के ऊपर रखने चाहिए या पीछे? संक्षेप में क्या रीति थी? ये कायदा है, अफसर ने कहा, कि राजा को आलिंगन करो और उसके दोनों गाल चूमो। कैंडिडे और कंकाबो ने यही किया और उनका राजा ने बड़ा आदर किया और अपने संग खाने पर आमंत्रित किया। इसी बीच में उनको शहर दिखाई दिया। जनता के मकान बादल को छूते मालूम पड़ते थे। बाजार हजारों द्वारों से सजे थे। चौराहों पर साफ पानी, गुलाब जल, गन्ने की शराबों के फुवारे छूट रहे थे जो कि जौहरितों से जड़े थे, इत्र की तरह खुशबू दे रहे थे। कैंडिडे ने न्यायालय और लोकसभा देखने के लिए कहा। उसे ज्ञात हुआ कि वहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं थी और इल डोराडो में कोई कानून नहीं था। उसने पूछा कि वहाँ कोई कैदखाना है और उसे मालूम हुआ कि ऐसा वहाँ कुछ नहीं था। इसने उसे और चकित और हर्षित कर दिया। वहाँ विज्ञान का भवन था जहाँ उसने 2000 गज लंबी एक गैलरी देखी जो कि गणित और विज्ञानों के औजारों से भरी थी। दोपहर तक उन्होंने शायद शहर का 1000वां भाग देखा। तब वे वापस महल ले जाए गए जहाँ पर वह राजा और कई महिलाओं के संग मेज पर बैठे। दावत बहुत बढ़िया थी और राजा भी बड़ा हंसमुख था। कंकाबो ने उसके मजाकों का अनुवाद किया जैसा कि कैंडिडे ने आश्चर्य से देखा। बड़े ही चतुरतापूर्ण थे। उन्होंने राजा के अतिथि की हैसियत से 1 महीना गुजार दिया और कैंडिडे ने ऊबना शुरू कर दिया। मैं मानता हूँ, उसने कंकाबो से कहा, जिस गढ़ी में मैं पैदा हुआ था वह इसके बिल्कुल बराबर नहीं है, लेकिन जब सब है, क्यों गांधे यहाँ नहीं है और तुम्हारी भी यूरोप में बेशक कोई प्रेमिका है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो केवल दूसरे निवासियों की तरह होंगे, जबकि हम लोग यूरोप में केवल कुछ दर्जन लदी हुई भेड़ों के साथ इल डोराडो के पत्थर लेकर लौटने पर यूरोप के सब राजाओं से अधिक अमीर हो जाएंगे।
हम लोगों को खोज की भी चिंता नहीं रहेगी और हम लोग जल्द ही क्यूनिगांदे को खोज लेंगे। कंकाबो राजी हो गया। स्वतंत्र इधर उधर जाने की इच्छा ने अपने ही लोगों के बीच बड़ा बनने के लिए और अपनी यात्राओं की कहानियों को बताने के लिए इन भाग्यशाली व्यक्तियों को अपना अच्छा भाग्य छोड़ने पर विवश कर दिया। उन्होंने राजा से जाने की अनुमति मांगी। तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, राजा ने कहा। मैं जानता हूँ कि देश बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब मेरे महल में कोई आराम से है तो उसे यहीं रहना चाहिए। मैं सचमुच आगंतुकों को रोकने का अधिकारी नहीं हूँ। ये हमारे जीवन के नियमों के विरुद्ध है और हमारे कानूनों के दोनों के विरुद्ध होगा। सब मनुष्य स्वतंत्र हैं। जब तुम्हारी इच्छा हो जाओ, लेकिन तुम इसको आसान नहीं पाओगे। जिस तेज नदी से तुम आश्चर्यपूर्वक आए हो, उसके बहाव के भीतर चढ़ना या चट्टानों से बने हुए ट्यूनल से निकलना असंभव है। और पृथ्वी पहाड़ जो कि मेरी समस्त राजधानी को घेरे हैं 10,000 फीट से ऊंचे हैं और दीवारों के समान ढालू हैं। एक तरफ से दूसरी ओर तक उनमें रास्ता 10 लीग का है और दूसरी तरफ का ढाल ऊंची ऊंची चोटियों से भरा है। कुछ भी हो, जब तुम हम लोगों को छोड़ने पर तुले हो तो मैं अपने मशीनों से सुपरिंटेंडेंट को तुम्हारी सहायता के लिए कह दूंगा। जब तुम इसके आगे हो जाओगे तब मेरा कोई भी आदमी तुम्हारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने सीमा न पार करने की शपथ ली है और इसके तोड़ने के लिए हम राजी नहीं हैं। और जो चीज़ तुम मांगोगे तुमको मिल जाएगी। जो हम लोग आपसे मांगते हैं, कैंडिडे ने कहा, वह है कुछ भेड़ों के साथ आपके देश की मिट्टी और पत्थर। राजा मुस्कुराया। मैं सोच नहीं सकता कि तुम यूरोपियनों को हमारी पीली मिट्टी क्या आनंद देती है, लेकिन जितनी ले जा सकते हो ले जाओ और यह तुम्हारा बहुत फ़ायदा कर सकेगी। राजा की आज्ञा पर उसके इंजीनियरों ने एक मशीन इन दो असाधारण व्यक्तियों को राजधानी से जाने के लिए बनाई। इसको 300 इंजीनियर 15 दिन में बना पाए, जिसकी कीमत में उस देश के सिक्कों के अनुसार 30 करोड़ स्टार्लिंग पौंड लगे। कैंडिडे और कंकाबो एक मशीन में बिठा दिए गए और साथ में 2 बड़ी लागत से सुसज्जित लाल भेड़ उनको पहाड़ पार करा देने के बाद ले जाने के लिए। 20 भेड़ें पत्थरों से लदी हुई, 30 उस देश की कलात्मक वस्तुओं की भेड़ें सोना, हीरे और आभूषणों से लदी थी। जब वे और उनकी भेड़ें कुशलतापूर्वक पहाड़ों के पार हो गए तो इंजीनियरों ने उनसे विदा ली। कैंडिडे अपनी भेड़ों को क्यूनिगांदे को देने के विचारों में मग्न था। अब हम लोग ब्यूनस आयर्स के गवर्नर को सब कुछ अदा करने को तैयार हैं, उसने कहा। वह क्यूनिगांदे को किसी भी शर्त पर छोड़ने को तैयार होगा। हम लोग सारने चलें और वहाँ से एक जहाज़ लें और तब हम देखेंगे कि हम कौन सी राजधानी खरीद सकते हैं। भाग नंबर 19, डच जहाज़ का स्वामी। पहले दिन की यात्रा आनंददायक थी, क्योंकि दोनों यात्री ये सोचकर प्रसन्न थे कि उनके पास एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों की इकट्ठी संपत्ति से अधिक संपत्ति थी। मधुर स्वप्नों में खोए हुए कैंडिडे ने पेड़ों पर क्यूनिगांदे का नाम खोद दिया। दूसरे दिन उनकी 2 भेड़ें दलदल में अपने बोझ सहित धंस गई। 2 और कुछ दिन बाद थकान के कारण मर गई। इसी तरह 7 या 8 रेगिस्तान में भूख से मर गई और कुछ उदास होकर गिर पड़ी। 100 दिन की यात्रा के पश्चात उनके पास 2 भेड़ें बची। मेरे मित्र, तुम देखते हो, कैंडिडे ने कंकाबो को बताया, ये धन कितना नाशवान है। सिवाय पवित्रता के और कुछ नहीं बचता और सिर्फ क्यूनिगांदे को फिर देखने की लालसा। बेशक, कंकाबो ने कहा, लेकिन तब भी हम लोगों के पास 2 भेड़ें बची हैं जो कि स्पेन के राजा से अधिक धन रखती हैं, और आगे में एक जो कि मेरे ख्याल से सूरी नामक डच बस्ती है। हम लोग अपनी कठिनाइयों के अंत और खुशियों के आरंभ में हैं। शहर के पास उनको जमीन पर एक हबसी लेटा मिला। वह केवल एक नीली लिनन की ब्रिजिस पहने था और उसकी बाईं टांग और दाहिना हाथ काट डाला गया था। मेरे परमात्मा, कैंडिडे ने डच भाषा में कहा, इस दयनीय अवस्था में तुम यहाँ कौन हो मित्र? मैं अपने स्वामी मिनहियर वान डेरेंडर, एक बड़े व्यापारी की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, हबसी ने कहा। क्या ये वही है जिसने तुमको ऐसा कर दिया है? हाँ जनाब, ये यहाँ का रिवाज है। वे हमको साल में केवल 2 बार एक जोड़ा लिनन की ब्रिजिस देते हैं। जब हम शक्कर मिल में काम करते हैं और मशीन से उंगलियां कट जाती हैं तो वे एक हाथ काट देते हैं। जब हम भागने का प्रयत्न करते हैं तो वे एक टांग काट देते हैं। मैंने इन दोनों दुर्भाग्यों का सामना किया। ये आप लोगों के यूरोप में शक्कर खाने का मूल्य है। लेकिन ये सोचना बड़ा आश्चर्यजनक है कि जब मेरी माँ ने मुझे
गिनी कोस्ट पर लाकर बेचा था, तो उसने मुझसे कहा, प्यारे बच्चे, हमारी फेटिशेस को हमेशा दुआएं दो और उनको हमेशा पूजो, वह तुमको हमेशा प्रसन्न रखेंगे। तुम्हें हमारे लॉर्ड अंग्रेज के पास दास होने का गौरव प्राप्त है और तुम अपने माता पिता का भाग्य बना रहे हो। अफसोस, मैं नहीं जानता कि मैंने उनका भाग्य बनाया कि नहीं, पर उन्होंने मेरी तकदीर बना दी है। कुत्ते, बंदर और तोते 1000 बार मुझसे कम दुर्भाग्यशाली हैं। डच फेटिशस जिन्होंने मेरी यह दशा की है, हर इतवार को ये बताते हैं कि प्रत्येक आदमी काले और सफ़ेद आदमी का बच्चा है। मैं वंशक्रम विज्ञान के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर ये उपदेश देने वाले सत्य हैं तो हम लोग सब पहले भाई हैं और तुमको ये मानना चाहिए कि हमसे कोई और इससे अधिक भयानकतापूर्वक नहीं व्यवहार कर सकता। आहा पेंगलोस, कैंडिडेट चिल्लाया, तुमने कभी ऐसे अत्याचार का अनुमान नहीं किया। ये अंत है। मुझे तुम्हारे आशावाद को अवश्य त्याग देना चाहिए। आशावाद? कंकाबो ने कहा, ये क्या होता है? ये प्रत्येक वस्तु को अच्छा कहने का पागलपन है, जबकि वह एक खराब वस्तु है। कैंडिडेट ने फिर हबसी की ओर देखा और आंसुओं में फूट पड़ा और इस प्रकार रोते हुए सूरीग्राम में प्रवेश किया। उन्होंने तत्काल पता लगाया कि वहाँ बंदरगाह पर कोई जहाज़ था जो कि ब्यूनस आयर्स जा सके। वह आदमी जिससे वे बोले, भाग्य से एक स्पेनी जहाज़ का स्वामी था, जिसने कुछ तर्कपूर्ण शर्तें रखी और उनसे एक सराय में मिलने को तय किया। कैंडिडेट और कंकाबो अपनी दोनों भेड़ों को साथ लेकर उस सराय में उसकी प्रतीक्षा करने के लिए गए। जब वे मिले तो कैंडिडेट ने, जो कि हमेशा अपने दिमाग की बात साफ साफ कह देता था, उस स्पेनी को अपनी यात्रा के बारे में बताया और उससे क्यूनिगांदे को भगा लाने का इरादा प्रकट कर दिया। इस स्थिति में मैं तुमको ब्यूनस आयर्स स्वप्न में भी ले जाने की न सोचूंगा, जहाज़ के स्वामी ने कहा। मैं और तुम दोनों फांसी पर लटका दिए जाएंगे। खूबसूरत क्यूनिगांदे ब्यूनस आयर्स के गवर्नर की सबसे चाहती औरत है। कैंडिडेट इस समाचार पर बहुत दुखित हुआ और बहुत देर तक रोया। तब वह कंकाबो को एक ओर ले गया। मैं तुमको बताऊंगा तुम्हें क्या करना चाहिए मेरे मित्र, उसने कहा। हम दोनों के पास जेबों में जवाहरात हैं जिनमें 5 या 6 करोड़ का धन है। तुम मुझसे अधिक चतुर हो। तुम ब्यूनस आयर्स जाओ और क्यूनिगांदे को लाओ। अगर गवर्नर कोई आपत्ति करता है तो उसे 1 करोड़ दे दो, यदि रोकता है तो 2 करोड़ दे दो। तुमने किसी इक्विजिटर को मारा नहीं है, इसलिए उनके पास तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं है। मेरे संबंध में मैं वेनिस जाने के लिए एक दूसरा जहाज़ तय कर लूँगा और वहाँ जाकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। वेनिस एक स्वतंत्र देश है जहाँ हमें बल्गेरियनों, अबेरियनों या ज्यूज या इक्विजिटर से डरने की कोई बात नहीं है। कंकाबो इस प्रस्ताव से पूर्णतः सहमत हुआ। वह एक अच्छे स्वामी से अलग होने पर दुखित था, जो कि उसका घनिष्ठ मित्र हो चुका था, लेकिन उसकी सेवा करने के हर्ष ने उसके दुख को कम कर दिया। वह उसी दिन चल दिया और उसी दिन कैंडिडेट ने उसे फिर बूढ़ी औरत को न भूलने को याद दिलाया। कंकाबो एक बहुत सज्जन आदमी था। कैंडिडेट कुछ समय बाद तक सूरीनाम में दूसरे कप्तान की प्रतीक्षा में उसको और अपनी 2 भेड़ों को इटली ले जाने के लिए ठहरा रहा। उसने नौकर रखे और लंबी यात्रा के लिए उसको जो कुछ आवश्यक था उसने खरीदा। आखिर व्यापारी मिनहियर वान डिरिंडर ने, जो कि उस बड़े जहाज़ का स्वामी था, उसको अपनी सेवाएं प्रदान की। तुम क्या लोगे? कैंडिडेट ने कहा। मुझे ले जाने के लिए, मेरे 2 नौकरों, मेरा सामान और इन 2 भेड़ों को सीधे वेनिस ले जाने के लिए। जहाज़ के स्वामी ने 10,000 पाइंटरेज मांगे और कैंडिडेट तुरंत राजी हो गया। हो, वांडी डेरेंडर ने सोचा, ये विदेशी अवश्य ही बहुत धनी होगा। थोड़ी देर बाद वह फिर वापस आया और कहा कि 20,000 से कम पर नहीं चलेगा। बहुत अच्छा, तुमको ये मिलेंगे, कैंडिडेट ने कहा। आश्चर्य है, जहाज़ का स्वामी बुदबुदाया। दूसरी बार लौटकर आने पर उसने मूल्य 30,000 पाइंटरेज तक बढ़ा दिया। तुमको वही मिलेंगे, कैंडिडेट ने कहा। हो, डच आदमी ने फिर सोचा, 30,000 पाइंटरेज इस आदमी के लिए कुछ नहीं है। ये भेड़ें अवश्य ही किसी बड़े खजाने से लदी होंगी। मैं उससे इस समय कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन उससे पहले 30,000 देने के लिए कहूँगा और फिर हम देखेंगे। कैंडिडेट ने 2 हीरों को बेच दिया। उनमें से छोटे का मूल्य जितना जहाज़ के स्वामी ने मांगा था उस सब के बराबर था और उसे पेशगी में अदा कर दिया। दोनों भेड़ें जहाज़ पर लाद दी गई और कैंडिडेट ने जहाज़ के साथ छोटी नावें जहाज़ को सड़कों से मिलाने के लिए रख ली। जहाज़ के स्वामी ने उचित समय देखकर मस्तूल फहरा दिए और समुद्र में पक्षी की हवा से चल दिया।
सम्मोहित और ठगे से कैंडिडे को जल्दी ही जहाज दिखाई देना बंद हो गया। अफसोस, वह चिल्लाया, यह चालाकी उस संसार के लायक है जहाँ की मैं लौट रहा हूँ। दुख से भारी होकर वह किनारे पर भाग आया। उसने 20 राजाओं के बराबर धन खो दिया था। उसका दूसरा कार्य डच मजिस्ट्रेट से मिलना था। कुछ गुस्से में होने के कारण उसने दरवाजे को जोर से खटखटाया और अपना सब किस्सा वर्णन करते समय आवश्यकता से अधिक जोर से बोला। मैजिस्ट्रेट ने इतना शोर मचाने पर 10 पाउंड्रेज फाइन कर दिया, जिसके बाद उसने धैर्यपूर्वक सुना और उससे व्यापारी के लौटने के तुरंत बाद ही मामले पर छानबीन करने का वचन दिया और फिर 10,000 पाउंड्रेज उसने उसकी बात सुनने के मूल्य में ली। इस व्यवहार ने कैंडिडे को घोर निराशा में डाल दिया। उसने अपने जीवन में इससे अधिक दुर्भाग्य का सामना नहीं किया था, लेकिन मजिस्ट्रेट का अनादरपूर्वक व्यवहार जहाज स्वामी की शत्रुता को भी पार कर गया और उसके क्रोध को दूना कर दिया और वह घोर दुख में डूब गया। मनुष्य की धोखेबाजी उसके सम्मुख प्रत्यक्ष आ चुकी थी और वह निराशा के विचारों से भर गया। थोड़ी देर बाद उसको पता चला कि एक फ्रांसीसी जहाज बोर्डियोक्स जाने वाला था, जबकि उसके पास कोई भी भेड़ हीरों से लदी हुई नहीं थी। उसने मुनासिब दामों पर एक केबिन खरीद लिया। उसने यह इश्तिहार भी शहर में निकलवा दिया कि वह किसी भी ईमानदार आदमी को जो कि उसकी यात्रा में साथ देगा, जाने का खर्च, जहाज में रहने का खर्च और 2,000 पाउंड्रेज देगा, लेकिन एक शर्त के साथ, वह आदमी प्रांत में सबसे अभागा और अपने भाग्य से सबसे असंतुष्ट हो। उम्मीदवारों की भीड़ जिन्होंने अपने को अर्पण किया पूरे जहाजी बेड़े में जाने वालों से अधिक थी। भीड़ को कम करने की वजह से उसने 20 आदमियों को, जो सबसे अधिक गरीब प्रतीत हुए, अपनी सराय में खाने को निमंत्रित किया। उसने आग्रह किया कि उनमें से हर एक अपनी सच्ची जीवनी सुनाए। जब कैंडिडे ने वचन दिया कि वह उस आदमी को अपना साथी चुनेगा जो इसका सबसे अधिक पात्र होगा, उसने सब दूसरों को भी छोटी भेंट देने की प्रतिज्ञा की। सारा दौर सुबह 12 बजे समाप्त हुआ। कैंडिडे को ब्यूनस आयर्स की यात्रा पर जो बुढ़िया ने कहा था उसकी याद आ गई, जबकि उसने बताया था कि जहाज पर प्रत्येक आदमी ने किसी बड़े दुर्भाग्य का सामना किया था। जैसे जैसे हर एक कहानी कही गई, उसने अपने मन में सोचा, पेंगलोस के लिए इस बात को सत्यता देना कठिन होता, क्योंकि अवश्य ही अगर प्रत्येक वस्तु अच्छी है तो वह केवल इल डोराडो में हो सकती है और कहीं नहीं। कैंडिडे ने आखिर एक विद्यार्थी को चुना जिसने आम्स्टरडम पुस्तक प्रकाशकों के यहाँ 10 वर्ष काम किया था। कोई भी नौकरी, उसने बताया, कि उससे अधिक दुखदायी नहीं हो सकी। यह विद्यार्थी, जो कि एक अच्छी प्रकृति का आदमी था, अपनी स्त्री द्वारा लूट लिया गया था, अपने पुत्र द्वारा पीटा गया और पुत्री द्वारा तलाक दे दिया गया था, जो कि एक पुर्तगाली के साथ भाग गई। उसने वह अपनी छोटी सी नौकरी जिसे वह निर्वाह करता था खो दी थी और सूरी नामक के पादरियों द्वारा, जो कि उसको एक सोसिनियन समझते थे, दंडित किया जा रहा था। यह भी मानना पड़ेगा कि प्रत्येक दूसरा उम्मीदवार कम से कम इसके समान अभागा अवश्य था। कैंडिडे का उसे चुनने का असली कारण यह था कि पढ़ा लिखा होने के नाते वह यात्रा की कठिनाइयों को दूर कर सकता था और सब दूसरे उम्मीदवारों ने सोचा कि कैंडिडे उनके साथ अन्याय कर रहा था, लेकिन उसने उनको 1,000 पाउंड्रेज देकर संतुष्ट किया। भाग नंबर 20, मैनिकियन मार्टिन। कैंडिडे और उस बूढ़े विद्यार्थी जिसका नाम मार्टिन था, दोनों ने इतना दुख सहा था कि अगर जहाज सूरी नाम से जापान की तरफ जाता हुआ केप ऑफ गुड होप द्वारा जाता, तब भी नैतिक और शारीरिक बुराइयों का विषय उनको पूरी यात्रा भर तक बातों में व्यस्त रख सकता था। कैंडिडे को मार्टिन से एक बड़ा लाभ था कि वह अब भी क्यूनिगांदे को देखने की आशा करता था, जबकि मार्टिन के सम्मुख कुछ भी आशा के लिए न बचा था। कैंडिडे के पास बहुत धन और आभूषण थे। हालांकि उसने संसार के सब खजाने से बढ़कर धन की लदी हुई 80 भेड़ें खो दी थी। वह अभी तक डच जहाज के स्वामी की शैतानी पर क्रुद्ध था। तब भी वह जो कुछ भी उसको जेब में बचा था उसके बारे में सोचता था या क्यूनिगांदे के बारे में बातें करता था। अधिकतर रात के खाने के बाद वह पेंगलोस की डॉक्टरी के संबंध में बातें करना चाहता था। मुझे बताओ मिस्टर मार्टिन, उसने कहा, इस सारे मामले में तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारा शारीरिक और नैतिक बुराइयों के बारे में क्या दृष्टिकोण है? जनाब, पादरी ने मुझे सोसिनियन होने के कारण अभियुक्त ठहराया है, पर सत्य यह है कि मैं एक मैनिकियान हूँ। सचमुच ही तुम हास्य कर रहे हो? आजकल कोई भी मैनिकियान बाकी नहीं बचा है। मैं यहाँ हूँ, मैं इससे हट नहीं सकता, मैं कोई और विश्वास धारण नहीं कर सकता।
तब तुम में अवश्य ही मानवीय अंश होगा। शायद वह है। वह सांसारिक व्यवहारों में इतना विघ्न डालता है कि वह मेरे शरीर में उतना ही होगा जितना कि कहीं और। मैं मानता हूँ कि जब मैं इस पृथ्वी के बारे में सोचता हूँ या पृथ्वी के किसी भाग के बारे में विश्वास करता हूँ कि भगवान ने इसको सिवाय इल डोराडो के किसी नीच जीव को दे दिया है। मैंने मुश्किल से ऐसा कोई शहर देखा होगा जो कि अपने पड़ोसी की बर्बादी न चाहता हो, न कोई ऐसा परिवार जो पड़ोस के परिवार का बुरा ना चाहता हो। हर जगह असक्त शक्तिशाली से घृणा करते हैं और शक्तिशाली कमज़ोरों से भेड़ों की तरह व्यवहार करते हैं। उनका ऊन और उनकी मृतदेह बेचते हैं। 1 करोड़ फौजों ने कत्ले आम द्वारा यूरोप को साफ किया है और अपनी जीविका के अधिकार हत्याओं से कमाए हैं, क्योंकि यह सबसे अधिक शानदार व्यापार माना जाता है। शहरों में भी जो शांत प्रतीत होते हैं, जहाँ कला विकसित होती है, मनुष्य शत्रुता के साथ एक शहर जो कि आत्मसमर्पण करता है उसे भी बुरे तरीके से खाया जाता है। गुप्त षड्यंत्र खुली मुसीबतों से भी अधिक कटु होती है। संक्षेप में मैंने इतना देखा और अनुभव किया मैनिकियन होने के नाते। तब भी दुनिया में कुछ अच्छाइयाँ हैं, संभव है, पर मैंने कभी नहीं देखी। यह वाद विवाद बंदूक की ध्वनि के द्वारा जो तेज होती गई खंडित हो गया। अपने चश्मों को निकालते हुए उन्होंने 2 जहाज़ों को लड़ते देखा। करीब 3-3 मील की दूरी से हवा उन जहाज़ों को फ्रांसीसी जहाज़ों के इतने निकट ले आई कि उस पर बैठे लोग आसानी से देख सकते थे। यह तब समाप्त हुई जबकि एक जहाज़ ने दूसरे को अपने अचूक निशाने से समुद्र के धरातल में भेज दिया। कैंडिडे और मार्टिन डूबते जहाज़ के चीखते और भयभीत लोगों को साफ देख सकते थे। अच्छा, मार्टिन ने कहा, तुमने देखा कि आदमी दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करता है। वह सत्य है, इस कार्य में अमानुषिकता है। जब कैंडिडे बोल रहा था तो उसने जहाज़ के पास किसी तेज लाल चीज़ को चमकते देखा। लंबी नाव, ये क्या है? इसकी खोज के लिए तैरा दी गई। ये कैंडिडे की भेड़ों में से एक थी। कैंडिडे ने इस एक जानवर को पाकर उन 80 भेड़ों के खो जाने के दुख से अधिक प्रसन्नता का अनुभव किया जो कि इल डोराडो के खजाने से लदी थी। फ्रांसीसी कप्तान ने बताया कि विजयी जहाज़ एक स्पेनी था और दूसरा एक डच समुद्री डाकुओं का। इसका कप्तान असल में वही था जिसने कैंडिडे को लूटा था। इस प्रकार वह अपार धन जो वह लाया था उसके साथ समुद्र में समा गया। तुम देखो, कैंडिडे ने कहा, कि कभी कभी अपराध भी अपनी सज़ा पा जाता है। डच कप्तान को वही भाग्य प्राप्त हुआ जिसके वह योग्य था। हाँ, लेकिन जहाज़ के दूसरे यात्री क्यों बर्बाद हों? परमात्मा ने उस बदमाश को भले ही सज़ा दी हो, परंतु उस लुटेरे ने दूसरों को भी डुबा दिया। फ्रांसीसी और स्पेनी जहाज़ों ने अपनी यात्रा जारी रखी और कैंडिडे व मार्टिन ने अपना विवाद जारी रखा। करीब 15 दिन तक वे बहस करते रहे और अंत में वे वहीं पर थे जहां बहस आरंभ हुई थी। जो कुछ भी हो, खास बात यह थी कि उन्होंने एक विचार विनिमय किया और उसमें उन्होंने अपने दुखों के लिए ढाढ़स पाया। कैंडिडे ने बार बार अपनी भेड़ को आलिंगन किया। जबकि मैंने तुमको दोबारा प्राप्त कर लिया है, उसने उससे कहा, मैं क्यूनिगांदे को भी फिर पा सकता हूँ।